दोस्तों, क्या ये साल वाकई में मोदी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है? अब हाल के दिनों में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं और उसमें कुछ आग में घी डालने का काम कर दिया आज आई दो प्रमुख खबरों ने। दोस्तों, राहुल गांधी बहुत जल्द अमेरिका की यात्रा में हैं और इस यात्रा का पूरा विवरण पवन खेड़ा ने शेयर किया है सोशल मीडिया में। और जिस वक्त ये खबर आई राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से, उसी वक्त अमेरिका की एक बहुत बड़ी मैगजीन से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ गई। दोस्तों, दोनों खबरें कैसे एक दूसरे से जुड़ती हुई हैं और ये दोनों खबरें कैसे राजनीतिक तौर पर मोदी के लिए आने वाले वक्त में चैलेंज बन सकती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पवन खेड़ा ने क्या बोला है राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर, वो आपके सामने मैं रखती हूँ। दरअसल 21 और 22 अप्रैल को राहुल गांधी अमेरिका यात्रा में होंगे। राहुल गांधी लगातार अमेरिका की यात्राएं करते रहते हैं और आपको पता है वहाँ पर वो इंडियन डायस्पोरा से बैठक करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर स्टूडेंट से मिलते हैं और कुछ यही कार्यक्रम उनका है। ब्राउन यूनिवर्सिटी रोड आइलैंड की है, वहाँ पर राहुल गांधी स्टूडेंट्स के बीच होंगे, स्टूडेंट्स को हो सकता है मुखातिब करें। और इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी राहुल गांधी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी वहाँ पर कुछ एनआरआई कम्युनिटीज़ के साथ भी बातचीत करेंगे और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी उनकी बातचीत होगी। आईओसी यानी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, वहाँ भी उनकी मीटिंग उन लोगों से होगी। तो एक व्यस्त दौरा आप कह सकते हैं, केवल 2 दिन का दौरा है ये, लेकिन राहुल गांधी ताबड़तोड़ अलग अलग कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे, फैकल्टी मेंबर्स यानी कि टीचर्स के साथ भी होंगे, विदेश में जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है उनसे भी उनकी बातचीत होगी और एनआरआईज को भी वो संबोधित करेंगे। अब दोस्तों, ये खबर बहुत सामान्य है क्योंकि राहुल गांधी तो जाते रहते हैं विदेश, लेकिन ये असामान्य हालात में आई हुई खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड वाले मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मसले में न केवल कोर्ट जाने की तैयारी, ऑफ कोर्स उसको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो अब सुनवाइयां होंगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर, ग्राउंड पर भी इस मामले को बहुत मजबूती से उठाया और देश भर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने न केवल विरोध प्रदर्शन किए बल्कि कांग्रेस दफ्तर में भी कल जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के कई नेता वहां इकट्ठा हो रहे थे और पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया कल भरा हुआ था। मोदी को कोई डरपोक बोल रहा था तो कहीं मोदी के 56 इंच की छाती पर कटाक्ष कर रहा था और लगातार हर नेता अपनी बात मीडिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे रख रहा था और सड़क पर अलग अलग तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने ईडी दफ्तर में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी जाहिर किया। दरअसल ये जानकार बता रहे थे कि इस पूरी खबर के बाद हो सकता है कि गांधी परिवार बैकफुट में आ जाए, कांग्रेस पार्टी बैकफुट में आ जाए, क्योंकि बीजेपी अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहले बोलती थी जमानती हैं, अब बोलेंगी चार्जशीटेड हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कल पूरा दिन सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया इस कार्रवाई को लेकर, दोस्तों वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अगर राजनीतिक तौर पर बीजेपी इस केस के माइलेज लेने की कोशिश करती है तो राजनीतिक तौर पर ही इसका जवाब दिया जाएगा। और कल कम से कम, अब आगे क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में काफी आलस की शिकायत भी करते हैं बहुत से लोग। अब आगे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कल तो ये देखने को मिला सड़क पर कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूती से मौजूदगी दर्ज कराई सड़क में, अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर इस तरह के एक्शन की। दोस्तों, अभी बीजेपी ने कितना एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, विपक्ष के नेता सड़क पर उतरते हुए अच्छे लगते हैं, विपक्ष के नेता लड़ते भिड़ते संघर्ष करते अच्छे लगते हैं। विपक्ष की राजनीति सड़क पर ही अच्छी लगती है, सरकार की राजनीति एसी कमरों में अच्छी लगती है। तो अब जब आपका शीर्ष नेतृत्व संकट में हो तो आपके अगर कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, फायदा कितना होगा इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा ना भाई। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। दोस्तों, एक तरफ जिस दिन राहुल गांधी पर चार्जशीट की खबर आई उस दिन राहुल गांधी गुजरात में थे, मोदी और अमित शाह के गुजरात में वो वहां कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे थे। अगले दिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि कल सड़कों पर विरोध कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे और गुजरात में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे थे। स्लीपर सेल पर भी बात कर रहे थे, जो तथाकथित तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर है लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनको एक बार फिर से निशाने पर लिया राहुल गांधी ने और उसके बाद राहुल गांधी के अमेरिका जाने की खबर आ गई। ये बताता है कि राहुल गांधी इस पूरे के पूरे मसले पर हो सकता है कि
कानूनी रूप से उनको फंसाने की और कोशिश की जा रही हो, या फिर ईडी उन पर तो भी एक्शन लेगी, खैर वो तो ईडी करेगी इसको। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी इसको लेकर बहुत फिक्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर होगी भी फिक्र तो दिख नहीं रही है। राहुल गांधी अपने गुजरात के दौरे में है, राहुल गांधी अब अमेरिका भी जा रहे हैं, तो राहुल गांधी की राजनीतिक सेहत से ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई खास फर्क पड़ रहा है। अब इसका उनको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इस पर तो खैर राजनीतिक पंडित बताएंगे। लेकिन अजीब बात देखिए, जिस वक्त राहुल गांधी के अमेरिका जाने की खबर आई, उसी वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन्स में से एक टाइम मैगजीन को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ गई। तो टाइम मैगजीन अमेरिका से निकलती है, लेकिन दुनिया की बड़ी मैगजीन्स में से एक है, बहुत ज्यादा प्रमुख मैगजीन मानी जाती है। और इसके कवर पेज में बड़े बड़े नेता आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे कवर पेज भी ये बना देती है जिसको लेकर भारत में कई विवाद हो जाते हैं। दोस्तों, टाइम मैगजीन हर साल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि सबसे प्रभावशाली लोग पूरी दुनिया में, उसकी लिस्ट निकालती है। जैसे 2021 में निकाली, 2022 में निकाली, 23 में निकाली, वैसे 2025 की भी उसने लिस्ट निकाली, ठीक है। लेकिन जानते हैं आप दोस्तों कि इस पूरी लिस्ट में, मतलब 100 दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में हमारे विश्वगुरु नहीं है। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि अमेरिका की इतनी बड़ी मैगजीन मोदी को दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल, मतलब प्रभावशाली लोगों में से एक मानती ही नहीं है। मतलब हमारे विश्वगुरु जो हैं वो दुनिया भर में प्रभाव छोड़ने में 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कहीं नहीं आते। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस लिस्ट में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की कमान संभाल रहे। मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन हमारे मोदी जी नहीं है इस लिस्ट में। ट्रंप हैं, इलॉन मस्क हैं, दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन मोदी नहीं है। और दोस्तों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मोदी नहीं, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। ना कोई इंडियन सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म का सेलिब्रिटी, ना कोई इंडियन म्यूजिशियन है, ना कोई इंडियन खिलाड़ी है। ये भी बताता है कि हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, जिनको हम इतना इतना पसंद करते हैं, वो टाइम मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में नाम जगह बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। अब बताइए, स्वयं मोदी जी कामयाब नहीं हो पाए हैं तो फिर और कोई क्या क्या कामयाब होगा। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि टाइम मैगजीन ने पूर्व में इस तरह की लिस्टों में मोदी को रखा है। और तो और मोदी को लेकर पूर्व में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में कुछ इस तरह की फोटो भी छापी है। दोस्तों, भारत में उसको लेकर काफी विरोध हुआ है, लेकिन ये पूर्व की बात थी। ये भी बात सही है कि टाइम मैगजीन ने अपनी इस तरह की लिस्ट में मोदी का नाम शामिल किया है इससे पहले, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि एक तरफ ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लगा भी दिया था, वो तो 90 दिनों का पॉज दिया उन्होंने दुनिया भर के देशों को। उसके अलावा भारत को लेकर जो बयानबाजी ट्रंप ने दी, बड़ी बहुत बुरी लगी सुनने में। इसके अलावा दोस्तों, मोदी अपने अमेरिका यात्रा में ट्रंप के बगल में खड़े थे और ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ के मामले में धमका रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो मोदी की विश्वगुरु की छवि थी, ट्रंप के आने के बाद वो नेस्तनाबूद हो गई। दूसरा, मोदी जी ये चाहते थे कि उनका जो तीसरा कार्यकाल हो उसमें वो कुछ ऐसा करे जिसके जरिए वो वाकई दुनिया में संदेश दे पाए कि वो एक विश्वगुरु लेवल के नेता हैं। मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि वो वॉर रुकवा दें वाकई में, मतलब वो रूस भी गए, फिर वो जेलेंस्की से मिलने भी गए यूक्रेन, लेकिन वो नहीं हो पाया। मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने में मोदी जो भूमिका अपनाना चाहते थे वो नहीं अपना पाए। अब तो ट्रंप भी नहीं अपना पा रहे हैं। पहले उन्होंने भी कोशिश की कि वो रूस से भी बात कर लें, यूक्रेन से भी बात कर लें। यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया वो भी सबको पता है। लेकिन अंत में क्या हुआ, मोदी क्या ट्रंप भी नहीं रुकवा पाए वॉर। दोनों दावा करते थे कि 1 घंटे में रुकवा देंगे, 1 दिन में रुकवा देंगे और 1 फोन पे रुकवा देंगे, दोनों में से कोई भी नहीं रुकवा पाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी की जो पूरी जोर आजमाइश थी इस तीसरे कार्यकाल में अपने आप को वाकई में वैश्विक पटल पर एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की, वो एक तरह से हवा में उड़ती दिखाई दे रही है। कम से कम फिलहाल तो दिखती दिखाई दे रही है। नहीं तो टाइम मैगजीन जो इससे पहले भी इस तरह की लिस्ट में मोदी को शुमार कर चुका है, क्यों इस साल मोदी को शुमार नहीं कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, घरेलू राजनीति में और वैश्विक स्तर पर भी मोदी की छवि जिस तरह से चमकी 2014 के बाद, अब ऐसा लगता है उसका ब्रेक इवन आ चुका है, वो अब ढलान पर है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन किया ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।